नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चक्रवात, जिसका ये 16वां भाग है। चक्रवातों या जो वायुमंडलीय तूफान होते हैं उसके अंतर्गत हम टोर्नेडो के बारे में पढ़ रहे थे। टोर्नेडो की विशेषताएँ हम पढ़ रहे थे। टोर्नेडो की कुछ सामान्य विशेषताएं हमने पढ़ी, जैसे कि टोर्नेडो का एक प्रचंड गति से घूर्णन करती हुई वायु का तंत्र होता है। टोर्नेडो इसके बाह्य भाग में और आंतरिक भाग में 100 मिलीबार का जो दबाव का अंतर पाया जाता है। इसके अलावा इसके निचले भाग का और ऊपरी भाग में व्यास का अंतर देखें तो निचले भाग में का व्यास है वो लगभग 90 मीटर और ऊपरी भाग जो है उसका 460 मीटर तक इसका व्यास होता है। इस प्रकार हमने इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं पढ़ी थी। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि टोर्नेडो है वो किसी निश्चित मार्ग से आगे नहीं बढ़ते हैं, वो किसी भी मार्ग का अनुसरण उनके द्वारा किया जा सकता है। निश्चित मार्ग पर ये नहीं जाते हैं। कई बार ये कुछ थोड़े से समय समाप्त हो जाते हैं और कई बार ये क्या कुछ समय के लिए एक स्थान विशेष पर ठहर जाते हैं। तो इस प्रकार हमने इनकी कुछ सामान्य विशेषताएं पढ़ ली थी। इनकी गति की हमने देखा सामान्यतः ये 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी आगे बढ़ते हैं। इसके जीवन चक्र के बारे में हमने पढ़ा। इनका जीवन चक्र है वो सामान्यतः क्या होता है 15 से 20 मिनट तक इनका जीवन चक्र होता है। सामान्यतः ये 15 से 20 मिनट तक औसतन अस्तित्व काल इनका होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इनका जो जीवन काल है वो कुछ घंटों तक भी बना रह सकता है। ये सामान्य विशेषताएं हमने इसकी देखी थी। अगली जो विशेषता है वह ये कि ये एक संक्रिय मार्ग का अनुसरण करते हैं, यानी ये एक संक्रिय मार्ग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, यानी ज़्यादा लंबे चौड़े एरिया में फैले हुए नहीं होते हैं। ये एक छोटे क्षेत्र से ही ये आगे बढ़ते हैं, संक्रिय मार्ग से आगे बढ़ते हैं। इनका मार्ग है वो कुछ मीटर से लेकर के 2000 मीटर की चौड़ाई तक इनका मार्ग हो सकता है। संक्रिय मार्ग से का अनुसरण करते हैं। इनका मार्ग कुछ मीटर से 2000 मीटर तक हो सकता है, यानी ज़्यादा लंबे चौड़े एरिया में ये एक साथ आगे नहीं बढ़ते। कुछ एक मीटर से लेकर के 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की चौड़ाई के क्षेत्र में ये आगे बढ़ते हैं। अब जैसे औसत मार्ग जो तय इनके द्वारा किए जाते हैं उनकी औसत लंबाई 40 से 50 किलोमीटर तक होती है, यानी एक टोर्नेडो जो होता है वो 40 से 50 किलोमीटर लंबी यात्रा करता है। इनके मार्ग की लंबाई, ये चौड़ाई थी पहले, संकरा मार्ग अनुसरण किया जाता है इनके द्वारा। इनके मार्ग की जो लंबाई है वो 40 से लेकर के 60 किलोमीटर तक होती है, यानी एक टोर्नेडो 40 से 60 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी एक टोर्नेडो के द्वारा लगभग 40 से 60 किलोमीटर लंबे क्षेत्र की यात्रा ही की जाती है। इससे ज़्यादा वो नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी क्या इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा या इससे ज़्यादा भी इसकी दूरियां हैं वो तय की जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो एक टोर्नेडो के द्वारा दूरी तय की गई है वो 1970 में यूएसए में 570 किलोमीटर लंबी दूरी एक टोर्नेडो के द्वारा तय की गई है, यानी सर्वाधिक दूरी टोर्नेडो के द्वारा 1970 में तय की गई 570 किलोमीटर की दूरी एक टोर्नेडो के द्वारा तय की गई सर्वाधिक दूरी है। तो इस प्रकार ये एक संक्रिय मार्ग का, यानी इनका फैलाव ज़्यादा लंबे चौड़े एरिया में नहीं होकर के एक संक्रिय एरिया में होता है, और ये आगे जब यानी लंबाई में इनका मार्ग वो लगभग 50 से 60 या 40 से 60 किलोमीटर का होता है। 40 से 60 या 40 से 50 किलोमीटर इनके मार्ग को हम कह सकते हैं। अस्तित्व काल हमने देखा। अब टोर्नेडो जो होते हैं वो देखने में अत्यंत क्या होते हैं, भूरे एवं काले होते हैं। यानी टोर्नेडो को हम दूर से देखेंगे तो वो अत्यंत भूरे या फिर
काले हमें दिखाई देंगे। टोर्नेडो अत्यंत भूरे एवं काले रंग के होते हैं क्योंकि इनमें धूल है, रेत है, धुएं के कण है, धूल के कण होते हैं, राख के कण होते हैं, उसकी वजह से ये टोर्नेडो अत्यंत भूरे एवं काले रंग के होते हैं। यानी हम इनको देखें दूर से जब दिखाई देंगे तो ये कैसे दिखाई देंगे, अत्यंत भूरे या काले रंग के हमें दिखाई देंगे। इनके साथ में धूल है, रेत है, राख है, इसके अलावा मलबा जो होता है वो भारी मात्रा में होता है। तो इनका जो संगठन है उसमें क्या होती हैं, धूल, रेत यानी थोड़े मोटे कण, इसके अलावा राख और मलबा अर्थात अपरदित पदार्थ, जिनको ये रास्ते से जिनका अपर्दन करता है वो पदार्थ इसके साथ में उड़ते हुए आते हैं। तो टोर्नेडो अत्यंत भूरे या फिर कैसे होते हैं, काले रंग के ये दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऊपरी भाग में बादल है वो छत के समान इसमें दिखाई देते हैं। इस तरह से ये कीप के आकार के या छलनी के आकार के ये देखने को मिलते हैं। तो दूर से हम इनको देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देंगे, काले अथवा ये भूरे रंग के हमें दिखाई देते हैं क्योंकि इनके साथ में बहुत बड़ी मात्रा में धूल, रेत, राख के कण हैं या जो इनके द्वारा अपरदित मलबा होता है वो सम्मिलित होता है। इसके कारण ये भूरे अथवा काले रंग के दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनके आगने से पहले आकाश में क्या होता है, बादल छा जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, दृश्यता न्यूनतम हो जाती है, वायुदाब भी न्यूनतम हो जाता है। इनके आगमन से पूर्व आकाश में घने बादल छा जाते हैं तथा दृश्यता न्यूनतम हो जाती है और वायुदाब भी न्यून हो जाता है। वायुदाब न्यून होगा तभी इनकी उत्पत्ति होती है। ये हम पढ़ चुके कि वायुदाब न्यूनतम होना जरूरी है। न्यूनतम इनके वायुदाब होगा तो ये किसी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे या इनका आगमन होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी टोर्नेडो के आने से पहले आकाश में गहरे रंग के मोटे बादल छा जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, अंधकार या दृश्यता है वो न्यूनतम हो जाती है। अंधकार छा जाता है या दृश्यता न्यूनतम हो जाती है और वायुदाब क्या हो जाता है, न्यून हो जाता है। वायुदाब कम हो जाएगा और दृश्यता भी न्यूनतम, यानी अंधेरा हो जाएगा और हवाएं, जो वायुदाब है वो न्यूनतम हो जाता है, यानी शांत एक बार वायुमंडल हो जाता है। उसके बाद में तूफान का आगमन होता है या टोर्नेडो का आगमन होगा। अगली विशेषता है कि टोर्नेडो या तो क्या चलेंगे, अकेले, ये या तो अकेले चलते हैं या 6 से 7 के समूह में चलते हैं। या तो ये अकेला एक टोर्नेडो आएगा या इनका समूह होगा जिसमें 6 से 7 टोर्नेडो हैं वो क्रम में चलते हैं। अगर समूह में आएगा तो वो क्या कहलाएगा, टोर्नेडो परिवार कहलाता है। 6 से 7 का समूह होता है वो क्या कहलाएगा, टॉर्नेडो परिवार हम उसको कहेंगे। तो अकेले आए तो अकेला टोर्नेडो हो जाएगा और अगर संख्या में या ज़्यादा आए 6 से 7 या समूह में अगर ये आते हैं तो क्या कहलाता है, टोर्नेडो परिवार कहलाते हैं। जब किसी क्षेत्र में कई टोर्नेडो समूह एक साथ आ जाते हैं, यानी एक के बाद एक आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, टोर्नेडो प्रस्फोट या टोर्नेडो विप्लव उसको कहा जाता है। यानी अकेले आए तो टोर्नेडो है, 6 से 7 के समूह में आए तो टोर्नेडो परिवार
अगर किसी क्षेत्र में टोर्नेडो परिवार एक के बाद एक, यानी ये समूह में एक के बाद एक आते रहे, तो ये क्या कहलाते हैं? अनेक समूह आना। समूहों का आगमन क्या कहलाता है? टोर्नेडो प्रस्फोट, यानी टोर्नेडो का फटना या आक्रमण एक प्रकार से कह सकते हैं, या फिर टोर्नेडो विप्लव इसको कहा जाएगा। तो इस प्रकार से ये या तो क्या आएंगे, समूह में आएंगे या अकेले आएंगे, और समूह में कितने होंगे? 6-7, तो उसको क्या कहेंगे? टोर्नेडो परिवार उसको कहा जाता है। और टोर्नेडो परिवार एक के बाद एक अगर आते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? टोर्नेडो का प्रस्फोट या टोर्नेडो का विप्लव उसको कहा जाता है। तो ये थी टोर्नेडो की विशेषताएं। अब देखते हैं टोर्नेडो की उत्पत्ति। कुछ विशेष परिस्थितियां या अनुकूल दशाएं हम कह सकते हैं जिनमें टोर्नेडो की उत्पत्ति होती है, उनके बारे में हम देखते हैं कौन कौन सी स्थितियां टोर्नेडो की उत्पत्ति के लिए सहायक रहेंगी। तो टोर्नेडो की उत्पत्ति में आदर्श दशाएं हम कह सकते हैं, अनुकूल दशाएं कौन सी हैं जिनमें टोर्नेडो उत्पन्न होते हैं, या हम कह सकते हैं कि टोर्नेडो के निर्माण के लिए जो उपयुक्त दशाएं होती हैं वो ये है। एक तो धरातलीय सतह के पास वायु का प्रबल अभिसरण होना चाहिए, यानी धरातलीय सतह जो होगी उसके पास वायु का प्रबल यानी मजबूती के साथ क्या होना चाहिए? अभिसरण होना चाहिए। मान लीजिए धरातलीय सतह, तो यहाँ पर हवाओं का आपस में अभिसरण होना जरूरी है, कन्वर्जेंस इनका होना जरूरी है। तो पहला धरातलीय सतह पर वायु का प्रबल अभिसरण होना चाहिए, यानी धरातलीय सतह पर हवाएं हैं वो प्रबल रूप से अभिसरण उनका होना चाहिए, टकरानी चाहिए एक दूसरे से, अभिसरण उस क्षेत्र में होना चाहिए, कन्वर्जेंस है वो यहाँ पर होना चाहिए। अब धरातलीय सतह पर तो क्या होगा? अभिसरण। ऊपर जाएं तो उनका क्या होना चाहिए? यानी अभिसरण के बाद वो क्या होंगी? ऊपर उठेंगी। तो साथ में धरातलीय सतह के ऊपर प्रबल क्या होना चाहिए? अपसरण, यानी डाइवर्जेंस होना चाहिए। धरातलीय सतह के ऊपर, ये धरातलीय सतह के ऊपर, ये धरातलीय सतह पर है और ये धरातलीय सतह के ऊपर, यानी इस तरह से। तो धरातलीय सतह के ऊपर या सतह से ऊपर वायु का प्रबल अपसरण होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के विपरीत परिस्थितियां हैं ये, यानी नीचे तो हवाएं आपस में क्या हो रही हैं? टकरा रही हैं। यहाँ पर तो क्या हो रहा है? वायु का अभिसरण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हवाएं क्या है? एक दूसरे के विपरीत जानी चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? यहाँ पर अपसरण होना चाहिए। तो ये दो स्थितियाँ सबसे प्रमुख है, यानी धरातलीय सतह के ऊपर वायु का प्रबल अभिसरण होना चाहिए, यानी कन्वर्जेंस होना चाहिए, और धरातलीय सतह के ऊपर, सतह से ऊपर हम जाएं तो फिर वायु का क्या होना चाहिए? प्रबल अपसरण होना चाहिए, यानी डाइवर्जेंस होना जरूरी है। तो ये दो स्थितियां हैं। धरातलीय सतह के पास में तो क्या होना चाहिए? वायु का प्रबल अभिसरण, यानी धरातलीय सतह के पास, कंफ्यूजन नहीं होगा इससे, धरातलीय सतह के पास क्या होना चाहिए? वायु का प्रबल अभिसरण। और धरातलीय सतह से ऊपर की तरफ जाएं तो उससे क्या होना चाहिए? वहाँ पर अपसरण होना चाहिए। तो ये स्थिति है। इसके बाद में ऊपर उठकर वायु कैसी रहनी चाहिए? ऊपर उठने वाली जो वायु है, वायु राशि है, वो टिकी रहनी चाहिए, लगातार उसका अस्तित्व है वो बना रहना चाहिए। तो तीसरी विशेषता क्या है? ऊपर उठकर टिकी रहने वाली वायु राशि, ऊपर उठकर टिकी रहने वाली वायु राशियों के बारे में विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। समान जो भौतिक दशाओं वाला एक वायु समूह होगा
जिसमें तापमान जो संबंधी है या आर्द्रता संबंधी जो विशेषताएं वो समान देखने को मिले, वो वायु राशि होती है। तो ऊपर उठ करके टिकी रहनी चाहिए, यानी उसका अस्तित्व बना रहना चाहिए, समाप्त नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो क्या होगा, चक्रवात है वो जो टोर्नेडो है उसके उत्पन्न होने के लिए आदर्श स्थितियां हैं वो उत्पन्न हो पाएंगी। तो ऊपर उठ करके टिकी रहने वाली वायु राशि होनी चाहिए। इसके बाद में चौथी विशेषता है कि लंबवत रूप में पवन एक ही दिशा में परिवर्तन दर है, वो पवन की दिशा में क्या है, परिवर्तन दर है वो एक दिशा में होती रहनी चाहिए। यानी पवन की दिशा में लगातार अगर परिवर्तन की दर बनी रहेगी तो उससे क्या होगा, ये चक्रवात को उत्पन्न होने में सहायता मिलेगी। यानी लंबवत रूप में पवन का अपरूपण होना जरूरी है, यानी एक दिशा में पवन दिशा में परिवर्तन होना जरूरी होता है। तो एक ही दिशा में पवन की दिशा परिवर्तित होनी चाहिए बार बार, यानी अलग अलग दिशाओं में वो उसका अगर बिखराव हो जाएगा तो उससे वो स्थिति नहीं बन पाएगी, यानी वायु राशि है वो टिकी नहीं रह पाएगी। अगली विशेषता देखिए तो निचली परत में आर्द्र वायु राशि की स्थिति होना जरूरी है। वो नीचे जब वायु है उसमें आर्द्रता होगी तो ऊपर जाएगी तो उससे क्या होगा, बादल बनने की प्रक्रिया है वो उत्पन्न होती है। तो निचली परत में आर्द्र वायु राशि का होना आवश्यक है। तो नीचे जो वायु, निचली परत में जो वायु राशि है, यानी धरातलीय सतह के नजदीक वाली जो वायु राशि है उसमें आर्द्रता का होना भी आवश्यक है। वो वायु राशि कैसी होनी चाहिए, आर्द्र होनी चाहिए। तो निचले परत में आर्द्र वायु राशि की स्थिति होनी चाहिए। उसके बाद में ट्रिगर क्रियाविधि है वो भी होने चाहिए, यानी ट्रिगर मैकेनिज्म, ट्रिगर क्रियाविधि, यानी वायु है वो ट्रिगर मैकेनिज्म से, यानी एकदम दाब प्रेशर के साथ या स्पीड के साथ उसका ऊपर उठना जरूरी है, जिससे क्या होगा, हवाएं नीचे की हैं वो एक संवहन तरंग का रूप है वो एक प्रकार से बना रहेगा, यानी अस्थिरता है उसमें, तापीय लंबवत संरचना जो है वो बनी रहेगी। तो यानी ताप में ऊपर तेजी से परिवर्तन होगा, नीचे की वायु राशियां हैं वो ऊपर जब जाएंगी तो ट्रिगर क्रियाविधि है उसका बना रहना जरूरी, यानी फोर्स से वायु का क्या है ऊपर की ओर उठना जारी रहना चाहिए। इसके बाद में अस्थिर तापीय लंबवत संरचना, अस्थिर तापीय लंबवत संरचना। अस्थिर तापीय लंबवत संरचना का यानी ऊपर उठते हुए तापीय परिवर्तन दर है वो होती रहनी चाहिए, यानी ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन होना चाहिए। लंबवत अस्थिर तापीय, अस्थिर यानी परिवर्तनशील, तापीय तापमान संबंधी, लंबवत यानी नीचे से ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर या ऊपर जाने पर तापीय परिवर्तन आवश्यक है, यानी जैसे वायु ऊपर उठेगी तो उसमें तापमान संबंधी परिवर्तन होने बहुत ही जरूरी हैं। तो ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होना चाहिए, तेजी से परिवर्तन होना चाहिए। लंबवत तापीय, अस्थिर तापीय लंबवत संरचना, यानी जैसे ही ऊपर उठें तो ताप में परिवर्तन है वो तेजी के साथ होते रहना चाहिए। इसके अलावा आदर्श स्थितियों में वायु के घूर्णन के लिए पहले से स्थापित क्रियाविधि होनी चाहिए, यानी वायु का घूर्णन होना चाहिए, ऐसी स्थिति वहां पर उत्पन्न होनी चाहिए, निम्न वायुदाब वाली स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। या चक्रवात के जनन के लिए जो आदर्श स्थितियां हमने पढ़ी, जैसे निम्न तापमान होता है, उच्च तापमान होता है, निम्न वायुदाब की स्थिति है, या हवाओं का उसकी ओर केंद्र की ओर जो संचरण है, उस प्रकार की क्रियाविधि उत्पन्न होनी सबसे आवश्यक होती है। तो इस प्रकार की अगर क्रियाविधि उत्पन्न होंगी तो ही चक्रवातों का या जो टोर्नेडो है उसकी उत्पत्ति होगी। तो इस प्रकार से टोर्नेडो के लिए कुछ आदर्श दशाएं हमने देखी। अब टोर्नेडो
यानी पहले जो ये आवश्यक स्थितियां जब बनेंगी, जैसे सबसे पहले हमने आवश्यक स्थिति के बारे में पढ़ा कि धरातलीय सतह के नज़दीक वायु का अभिसरण होना जरूरी है और ऊपर अपसरण होना जरूरी है। उससे क्या होगा, एक पूरा एक क्रियाविधि है, एक पूरा चक्र वायु का विकसित होगा, जिससे क्या एक चक्रवातीय स्थितियां उत्पन्न होंगी, जिसमें क्या है टोर्नेडो की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं उत्पन्न होती हैं। तो वायु जब शीघ्र रूप से अंदर की तरफ जाएगी घूर्णन करते हुए तो भंवर विकसित होंगे और धीरे धीरे वो क्या है ट्रिगर क्रियाविधि से, यानी उष्मा जब उसमें कार्य करेगी तो ट्रिगर क्रियाविधि से वो क्या होंगी, बहुत ही तेजी से ऊपर उठेंगे, जिससे किसका विकास होगा, टोर्नेडो उत्पन्न होंगे। उसमें लंबवत तापीय परिसंचरण से हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो बादल बनने की प्रक्रिया, उसके साथ में थंडरस्ट्रॉम या त्वरित झंझा की प्रक्रिया है वो उत्पन्न होगी। तो ये इसकी उत्पत्ति की आदर्श दशाएं हैं जिनमें टोर्नेडो उत्पन्न होते हैं। अब इसके अलावा टोर्नेडो के विश्व में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर उत्पन्न होते हैं टोर्नेडो, तो उसमें विशेषता है, वैसे तो विश्व की ये किसी भी भाग में उत्पन्न हो सकते हैं, यानी टोर्नेडो ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़ करके किसी भी क्षेत्र में इनका विकास हो सकता है। उत्पत्ति क्षेत्र की बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, यानी केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में टोर्नेडो उत्पन्न नहीं होंगे, इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न हो सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में उत्पन्न होते हैं, दक्षिणी अमेरिका में भी, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में, यूरोप का जो उत्तरी पश्चिमी भाग जो है उसमें, इसके अलावा एशिया के कुछ क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से विश्व में ये कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन ध्रुवीय भागों में तापमान कम जहाँ पर होता है बहुत ही, वहाँ पर इनकी उत्पत्ति है वो देखने को नहीं मिलती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो प्रदेश है वो विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका का 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो मुख्य क्षेत्र इनकी उत्पत्ति का कौन सा है, यूएसए का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये सर्वाधिक उत्पन्न होते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रजनन प्रदेश हम इसको कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर इसका सर्वाधिक इनकी उत्पत्ति होती है। और यहाँ भी इनके दो विशेषतः जो प्रभाव रहता है, अलाबामा, मिसौरी, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी, ये जो क्षेत्र हैं इन पे इनका विशेष उत्पत्ति इनकी होती है। इसके अलावा अरकनसास है, कन्सस हैं, इन राज्यों में ओक्लाहोमा, अलाबामा, मिसिसिपी, कंसास, मिसौरी, अरकनसास, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर टोर्नेडो की उत्पत्ति सर्वाधिक होती है। तो उत्पत्ति क्षेत्रों में हम ये कह सकते हैं विश्व में कहीं भी टोर्नेडो उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन इनका आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र है वो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास का क्षेत्र जो संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र हैं वहाँ पर इनकी उत्पत्ति है वो सर्वाधिक होती है। तो इस प्रकार से सर्वाधिक आदर्श क्षेत्र हम ये कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका विकास होता है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण एवं रोकीज पर्वत का जो पूर्वी भाग है यानी वृद्ध क्षेत्र जो है या ग्रेट प्लेन्स जिसको कहते हैं, वहाँ पर अप्रैल से सितंबर में इनका विकास ज़्यादा होता है। तो ये थे टोर्नेडो के उत्पत्ति क्षेत्र, इनकी विशेषताएं। धन्यवाद।